आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। कल भी हम हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था डीएनए के स्ट्रक्चर में। हमने जितने भी बॉन्ड इसके अंदर होते हैं वो सारे बॉन्ड हम कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे यहाँ पे इसकी लेंथ के बारे में, कि अगर हमारे पास डीएनए का 1 टर्न है उसकी लेंथ कितनी होगी, जो हमारे पास ये बेस पेयर है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि जो ये डीएनए है, जो इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका डबल स्टैंडर्ड, इसको डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, लेकिन दोबारा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। जैसे कल हमने बात की थी कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर डीएनए किससे बनता है? डीएनए बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से। और डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड बोलो या फिर चेन बोलो, कितने होते हैं? 2 चेन होती है। जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली एक चेन है और ये वाली सेकंड चेन है। मतलब देखिए ये 1 और ये दूसरी चेन है। अब ये दोनों चेन क्या होती है? आपस में कंबाइन होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कल हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। मतलब एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ कंबाइन करेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ कंबाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो आप इधर देख सकते हो। जी और सी में 3 है और ए और टी के बीच में 2 है। फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था कल, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये हमारे पास जो डीएनए है इसकी बैकबोन कौन बनाता है? याद है आपको? इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे कि बैकबोन का फॉर्मेशन कौन करता है? बताइए। जो यहाँ पे जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं वहां पे बैकबोन का फॉर्मेशन कौन करता है? बताइए। याद नहीं है? ओके, आप खुद ही देखो ना, देखो बैकबोन किसको बोल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए हमारे पास एक सीढ़ी है। सीढ़ी इस तरीके से होती है। यहाँ पे देखिए इसकी स्टेयर्स है। अब स्टेयर्स तो जस्ट ओनली इस साइड वाले के ऊपर ही, साइड वाले के ऊपर डिपेंड है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ये नाइट्रोजनस बेस है, यही तो यहाँ पे ये सारे स्टेप बनाने वाले तो यही है ना। जितने भी इसके अंदर स्टेप बन रहे हैं अंदर की तरफ नहीं प्रोजेक्ट आउट है आपका। और ये बाहर की तरफ कौन अटैच है? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। नजर आ रहा है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो यहाँ पे डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो बैकबोन होता है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? शुगर एंड फॉस्फेट करता है। एक्चुअली कल थोड़ा सा कम टाइम बचा था, लेकिन मैंने आपको इसके ऊपर हाईलाइट जरूर करवाया था। आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप इधर पढ़ोगे तो कहाँ पर आया था? यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे? बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। तो शुगर एंड फॉस्फेट ही क्या फॉर्म करते हैं? बैकबोन को फॉर्म करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे तो साफ साफ लिखा भी है कि जो नाइट्रोजनस बेस है लिंक टू शुगर मोइटी, लेकिन वो कहाँ की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं? प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। वो बैकबोन से अंदर की तरफ होते हैं। इसीलिए डीएनए के जो स्टेप्स होते हैं उनको बनाने वाला कौन होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपके जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं टी ए, ये सारे पेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पे हर एक स्टेप में यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी पेयर है। इसीलिए हम कहते हैं इनको बेस पेयर्स, क्योंकि बेस यहाँ पे सारे पेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की, तो एक्चुअल में डीएनए हमारा पता कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये होता है डबल, डबल तो है ही, नजर आ ही रहा है, डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल का मतलब क्या होता है? हेलिक्स लाइक इस तरीके से, ये होता है ना हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर आप किसी को, जैसे हमारे पास के पास स्टेयर्स भी होती है इस तरीके से, आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कॉइल अप कर दिया है। तो जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको प्रपोज किया था दो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है वेटसन एंड क्रिक। उन्होंने मॉडल दिया था ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये कैसा है, 1D है कि 2D है, तो ध्यान रखना ये 2D स्ट्रक्चर है।
टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो वैटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था मॉडल, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ डायमीटर के बारे में बात की गई है, काफी कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको कौन सा पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, ये किसने दिया था, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है वैटसन और क्रिक। ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मॉडल दिया था और इस मॉडल से हमें, इस मॉडल के बाद ही हमें पता चला कि डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है, डबल हेलिक्स की तरह एग्जिस्ट करता है। वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, वो डबल स्टैंडर्ड होता है, और इवन वो आपका ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, कैसा होता है, हेलिकल मैनर में होता है। तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो एक बार आप इस अच्छे तरीके से इस डायग्राम को देख लीजिए। अब आपको काफी यहाँ पे अच्छा खासा आइडिया हो गया है। आप इस स्ट्रक्चर को खुद ही देखिए, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। ये नजर आ रही है आपको, ये क्या है, ये हमारे पास शुगर और फॉस्फेट ने बैकबोन बनाया है, नजर आ रहा है। जो ये आपको स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, इसके अंदर क्या है, शुगर और फॉस्फेट। और यहाँ पे अंदर की तरफ ये नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। और सिंपल सी बात है, ये दो स्ट्रैंड किसके बने हुए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। और आपस में देखिए इनके बीच में बॉन्ड भी बना हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नजर आ रही है, जी और सी के बीच में, और ए और टी के बीच में। ए टी के साथ कंबाइन है, जी सी के साथ कंबाइन है, या आप उल्टा मान लो टी ए के साथ और सी जी के साथ। अब यहाँ पे जो हमें कुछ जानना है उसको ध्यान से समझना। जब हमारे पास जो डीएनए है, जब वो हमारे पास आपका हेलिकल मैनर में प्रेजेंट होता है, तो हम बात करते हैं कि जब आपका ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो बना है उसमें अगर हम एक फुल टर्न की बात करते हैं, देखिए जब कोई भी चीज हेलिकल होगी तो उसका टर्न तो होगा ना, स्ट्रेट चीज का टर्न नहीं होता। तो ये कहते हैं कि जो हमारे पास जब ये हेलिकली बाउंड होता है तो इसका जो वन फुल टर्न होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं यहाँ पे कलर दूसरा कौन सा यूज करूं, रेड वाला, ये देखिए, ये देखिए, ये इसका एक हमारे पास क्या है, ये वन वन फुल टर्न है, नजर आ रहा है, जब ये हेलिकली बाउंड है। या आप सेकंड वन फुल टर्न ये वाला कंसिडर कर सकते हो, ये वाला, या फिर आप ये वाला भी कंसिडर कर सकते हो, ये ब्लू वाला। क्लियर हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास डीएनए जो है, इसका जो वन फुल टर्न है, वन फुल टर्न की इसकी कितनी लेंथ होती है। तो ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो उसको या तो हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे या फिर नैनोमीटर में करेंगे। दोनों यूनिट में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई की जगह एंगस्ट्रॉम में लिखा होता है, कई की जगह नैनोमीटर में लिखा होता है। तो अगर हम वन फुल टर्न की बात करते हैं तो वन फुल टर्न की यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी लिखी है, 34 एंगस्ट्रॉम लिखी गई है। लेकिन अगर हम इस वन फुल टर्न को यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, अगर हम इस वन फुल टर्न को, अगर हम इसको यहाँ पे नैनोमीटर के केस में देखते हैं तो वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर। तो जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, उसका जो वन फुल टर्न है उसकी लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। और हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये वन फुल टर्न है ना डीएनए का, इसके अंदर टोटल हमने बेस पेयर काउंट किए। अब ध्यान रखना, यहाँ पर बेस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बेस पेयर्स बोलेंगे। पेयर में ही है ना सारे के सारे बेस। तो यहाँ पे टोटल कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है वन फुल टर्न के अंदर, जिसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद ही दो। अगर वन फुल टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम है और वहां पे 30 बेस पे सॉरी और वहां पे 10 बेस पेयर प्रेजेंट है वन फुल टर्न में, तो मेरे पास देखिए ये जो दो बेस पेयर हैं, ये दो बेस पेयर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए। अगर 3.4 क्लियर है ना, तो भाई अगर हमारे पास 10 बेस पेयर का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम है, तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 बेस पेयर है उनका डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, या हम बोलेंगे
0.34 नैनोमीटर। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके डायमीटर की, कि जो हमारे ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रैंड है इनका कितना डायमीटर है, कितनी इनकी विड्थ है, तो कितना है यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम और साथ में 2 नैनोमीटर, अगर हम नैनोमीटर के केस में बात करते हैं तो। इतना समझ में आ गया? यस मैम। असीम था आपको? यस मैम। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की कि 1 फुल टर्न की लेंथ है 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे जो दो बेस पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। और यहाँ पर जो ये हमारे पास ये जो क्या है बैकबोन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, इसको कौन बनाता है? शुगर फॉस्फेट बनाता है। और यहाँ पे जो स्टेप्स हैं जो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, इनको कौन बनाता है? इनको बनाते हैं बेस पेयर्स। तो हमारे पास जो वेटसन एंड क्रिक है उन्होंने ही इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे हम और चीजें भी पढ़ेंगे, जस्ट अभी इतना से देख लेते हैं। हाँ, अब प्लीज एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। जब आप +1 की वो खोलोगे, प्लस वन में बायोमोलिक्यूल्स देखोगे, वहां पे ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है डीएनए का, जो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रहा है डीएनए का। तो आप देख सकते हो एक यहाँ पे 5 प्राइम एक स्ट्रैंड मूव कर रहा है 5 to 3 प्राइम, और सेकंड मूव करता है 5 to 3, मतलब एंटी पैरेलल पोलैरिटी है यहाँ पे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, प्लीज ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या थाइमिन है, ये शुगर है, और यहाँ पर देखिए ये कैसा बॉन्ड बना, आप देखिए। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर ये जो 5th नंबर कार्बन है, ये यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, तो इस प्राइम पे यहाँ पे कौन सा कार्बन फ्री है इस वाले केस में? हम थर्ड कार्बन। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे होगा 3 प्राइम। ये देखिए यहाँ पे फ्री है, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5th है। तो यहाँ पे देखिए जो 5th नंबर कार्बन है ये इधर बॉन्ड बना रहा है, और किस इस केस में यहाँ पे देखिए इसका ये 5 वाला कार्बन, ये 5 वाला फ्री है। तो यहाँ पे ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। आप अपोजिट में देखिए थायमिन और एडेनाइन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए गए हैं डॉट की फॉर्म में। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर 5 नंबर कार्बन फ्री है, 3 वाला यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इस केस में यहाँ पे हमारे पास आपका 3 नंबर कार्बन फ्री है, और यहाँ पे जी और सी के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी गलती है एक्चुअली, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए गए हैं लेकिन एक्चुअली 3 होते हैं। नजर आ रहे हैं डॉटेड 4 दिखाए गए ना यहाँ पे? नहीं 3 ही है। 4, अच्छा ओके ओके, हाँ ठीक है सॉरी, हाँ 3 है। और जी और सी के बीच में क्या है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर आप +1 का बायोमोलिक्यूल देखोगे वहां पे ये वाला स्ट्रक्चर है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को हम काफी अच्छे तरीके से बार बार कर चुके हैं। अब इस साल के एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर है उसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में इस बार ओनली कंटेंट काफी दिया गया है, लेकिन ओनली बस ये सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया गया है डीएनए डबल हेलिक्स का, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये बेस पेयर दिखाए गए हैं ए और टी और जी और सी, और यहाँ पे साइड में लिखा गया है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, मतलब बैकबोन को बनाने वाला कौन है? शुगर और फॉस्फेट है। और यहाँ पे बेस पेयर को कौन बनाता है? एडेनाइन और थाइमिन, और जी और सी मतलब प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बनाते हैं। ठीक है, यस मैम। अब कुछ यहाँ पे थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये वाला कंटेंट जो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ ये हमारे पास +1 के एनसीईआरटी का है। इसके बाद हम यहाँ पे +2 वाला भी करेंगे क्योंकि दोनों ही कवर हो जाएंगे आपके। ऐसा तो दोनों में सेम ही बातें हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? डीएनए का वेटसन एंड क्रिक ने दिया था। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है? डबल हेलिक्स की तरह करता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है? द 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो 2 स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के वो कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, दैट इज रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रहा है
तो दूसरा वाला हमारे पास उल्टा होगा ना, ये 5 होगा और ये 3 Yes, होगा। ma'am. तो ये सेकंड लाइन क्या बोल रही है कि जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, वो कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, रन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और जो बैकबोन जो है उसको बनाने वाला कौन है, बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, शुगर फॉस्फेट शुगर। Nitrogenous base are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside, वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, यहाँ पे क्या लिखा है, A and G of one strand compulsory base pair with the T and C, ठीक है, A T के साथ करेगा और G C के साथ बॉन्ड बनाएगा। और on the other strand there are 2 hydrogen bond between A and T and 3 hydrogen bond between G and C. Each strand appear like a helical staircase. अब उसके बाद जितने भी each step है, ascent होता है ऊपर की तरफ जाना, is represented by a pair of bases. At each step of ascent, हाँ सॉरी ये आपको बताना भूल गई, ठीक है, एंगल वाला रह गया। जो हमारे पास ये 1 फुल टर्न है ना, 1 फुल टर्न, अगर हम इसका एंगल की बात करें ना, इसका पूरे का एंगल होता है, एक मिनट, अगर हम 1 फुल टर्न की बात करते हैं, 1 फुल टर्न का एंगल होता है 360 डिग्री। तो अच्छा मुझे ये बताइए, जब कोई हेलिकली बाउंड हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है ना आपका, ऐसे इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, मतलब वो Yes, हमेशा ma'am. आपका टर्न होता जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो 1 फुल टर्न है ना, 1 फुल टर्न का एंगल है 360 डिग्री। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि देखिए, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे वन बेस है। अब देखिए ये आपका, देखो यहाँ पे दोबारा टर्न कर रहा है सेकंड पे, इस सेकंड में दोबारा टर्न कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि अगर 1 फुल टर्न का एंगल 360 डिग्री है, तो जब हमारा ये टर्न करेगा ना ओनली सिंगल टाइम, तो वो कितना फिर टर्न करेगा, किस एंगल पे टर्न करेगा। अगर हमारे पास 1 फुल कितने टर्न, बेस पेयर हैं उसमें, इस पे डिपेंड करेगा ना। तो वो तो 10 है। बस मैम फिर वो 360 डिग्री 10 में डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। 36 डिग्री। यस मैम। तो यही तो बात है, वही तो हमने कहा कि यहाँ पे 1 फुल टर्न का एंगल क्या है, 360 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे देखिए वही लाइन लिखी गई, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड टर्न, जब स्ट्रैंड टर्न करेगा ना वहां पे, तो कितने एंगल से टर्न करेगा, 36 डिग्री से। सो 1 फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर। तो ध्यान रखना कितने बेस पेयर होते हैं 1 फुल टर्न में, 10 बेस पेयर होते हैं और 10 स्टेप होते हैं। अटेम्प्ट लाइन ड्रॉइंग लाइन डायग्राम। अब इसकी जो पिच जो है, पिच है यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, वो कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम। द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसे हो रहा है, अगर पूरी फुल टर्न की लेंथ 34 है तो पर बेस पेयर कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे जो जिस डीएनए को हम डिस्कस करते हैं ना, उस डीएनए का नाम है बी डीएनए। एक्चुअली डीएनए के भी ना स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है जेड डीएनए, एक होता है बी डीएनए, एक होता है सी डीएनए, इस तरीके से बहुत सारे डीएनए होते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो ओनली बी डीएनए ही है, ठीक है, जेड डीएनए नहीं है। तो जितने भी स्ट्रक्चर जो हम करेंगे डीएनए के, वो सारे हम इधर बी डीएनए ही करने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये था हमारे पास आपका जो +1 के एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अब जो +2 वाले एनसीईआरटी में गिवन है, उसको एक्चुअली मेरे पास भी इधर नोट्स फॉर्म में नहीं है, लेकिन ओनली यहाँ पे पीडीएफ है, तो एक काम करते हैं इधर पीडीएफ से रीड कर लेते हैं उसको। और एक ध्यान रखिए, अब अगेन यहाँ पे कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अभी यहाँ पे बहुत सारे 2-3 लोगों के नाम आने वाले हैं, तो नाम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि उनपे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको और बता दूं, देखिए कल हम यहाँ तक कर चुके थे, अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि जो आरएनए होता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में एडिशनल ओएच ग्रुप होता है उनकी राइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पर, और आरएनए के अंदर यूरासिल होता है कहाँ पे, एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। अब आज हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ तक कल हम कर चुके थे। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है, जो डीएनए है, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, उनका नाम,
तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, नाम है, देख लीजिए यहाँ पे क्या नाम है, फ्रेडरिक मिशर। कब किया था? 1869 में। लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन का, उन्होंने इसको डीएनए नाम नहीं दिया था, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए क्या है, एसिडिक सब्सटेंस होता है, ये हमने कल भी बात कर ली थी। डिऑक्सी इसमें राइबो फॉस्फेट न्यूक्लिक का एसिड, नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ जी, फॉस्फेट की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है, कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन का नाम दिया था। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट काफी बार पूछी गई है कि न्यूक्लिन क्या होता है, किसने इसका नाम दिया था। तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रेडरिक मिशर। 1869 में उन्होंने डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर देखा, लेकिन उन्होंने उसको नाम क्या दिया था, नाम दिया था न्यूक्लिन का, डीएनए नाम नहीं दिया था। रीजन क्या है, आप खुद ही सोचो। 1869 में क्या उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी थी? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इतने अच्छे तो माइक्रोस्कोप भी नहीं थे उस टाइम पे। बाकी टेक्निक वगैरह तो छोड़ ही दो, क्योंकि आपको पता है ना, ये सारे स्ट्रक्चर तो हमें काफी बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होती है, तभी हम देख पाते हैं। यस मैम। नोट कर लिया ये वाला नेम, न्यू फ्रेडरिक मिशर का, यस। क्योंकि अभी मैं पूछूंगी, अब ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हम नेम से तो रट्टा वाला काम है, क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला नाम हमने किसका किया, फ्रेडरिक मिशर। 1869 में इन्होंने डीएनए को देखा न्यूक्लियस के अंदर, नाम दिया न्यूक्लिन का। However, due to technical limitation, obvious सी बात है, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लिमिटेशन थी, इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटेक्ट। तो आज हम देख सकते हैं, सोचो कितना बड़ा पॉलीमर है ये, तो इसको उसको प्रॉपर ढंग से स्टडी कर पाना सीरियसली काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो एल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन एल्यूसिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी तक भी हमें इसके बारे में अच्छे तरीके से पता नहीं चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अब इसके बाद ही कौन आते हैं, अब आते हैं 1953 में, जिनका नाम बार बार हम पढ़ने वाले हैं, जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। एक्चुअली इनकी ना, इन दोनों की स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है, अभी हम ना उसको पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बाद। ये जो वेटसन एंड ये क्रिक कौन कौन थे, अगर आपको पता, एक्चुअली एक ने तो इसमें से मुझे याद नहीं, लेकिन दोनों में से किसी एक ने यहाँ पे ना पीएचडी के अंदर फिजिक्स में पीएचडी की थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मॉडल दिया था डीएनए का। तो यहाँ पे क्या है कि जो जेम्स वेटसन है और फ्रांसिस क्रिक है, कब इन्होंने मॉडल दिया था, 1953 में। किसका मॉडल दिया था, डीएनए का। कौन सा मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल, जिसको हम 2D मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब इनका जो मॉडल जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन द एक्स रे डिफ्रेक्शन। अब ये टेक्निक जहां तक मेरा ख्याल है आप फिजिक्स में पक्का पढ़ते हो, प्लस 1 में कि प्लस 2 में पढ़ते हो आप, कि डिफ्रेक्शन क्या होता है। प्लस 2 में पढ़ेंगे मैम। अच्छा, प्लस 2 में करोगे। तो एक्चुअली इन्होंने क्या काम किया था कि मतलब एक्सरेज का यूज किया था टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो इनका जो मॉडल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, एक्स रे डिफ्रेक्शन के ऊपर। लेकिन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक्स रे डिफ्रेक्शन है ना, उसका सबसे पहली बार यूज किया था इन्होंने, जिनका नाम लिखा है इधर, रोजलिंड फ्रैंकलिन। अब यहाँ पे प्लीज नाम थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा मैंने इसके नेट में सर्च किया था, तो उसमें साफ साफ गिवन था कि जो ये फ्रैंकलिन है, रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने यूज किया था एक्सरे डिफ्रेक्शन को टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन ये उसको उस तरीके से मतलब उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसी टेक्निक का यूज बाद में किया वेटसन एंड क्रिक ने। और जब बाद में ना जो ये है वेटसन और जो क्रिक है, इनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था जब इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, लेकिन तब तक इन फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी। तो देखो टेक्निक का सबसे पहले यूज इन्होंने किया था, तो इसलिए देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, इन्होंने क्या कहा, अगर आप इसको देखोगे कि इट वाज ओनली 1953 दैट जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रेक्शन डेटा। लेकिन देखो इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है, एक्स-रे डिफ्रेक्शन को प्रोड्यूस करने वाले हैं दो साइंटिस्ट, जिनका नाम है मॉरिस विल्किन और रोजलिंड फ्रैंकलिन। लेकिन ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है ना वो इनका है, फ्रैंकलिन का।
परपोज अ सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ध्यान रखना, डबल हेलिकल मॉडल फ्रांसिस क्रिक ने और जेम्स वेटसन ने दिया था। किसका यूज किया था उन्होंने? एक्सरे डिफ्रैक्शन का। लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन जो डेटा दिया था वो सारा दिया था फ्रैंकलिन ने और इन्होंने मॉरिस विल्किन ने। ये समझ आया आपको? Yes, ma'am. असीम, था आपको क्लियर Yes, हुआ? ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब इसके बाद अगर इतना ही था ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नाम और आता है साइंटिस्ट का, जिनके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, चागफ के बारे में याद आया कुछ? तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग। कि अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि बेस की पेयरिंग मतलब कैसे बेस आपस में पेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द प्रोपोजिशन, और उनकी कितनी प्रोपोजिशन है। कल हमने बात की थी कि चार्गफ रूल है, तो एक्चुअल में एरविन चार्गफ ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ले लो डीएनए का, जितना वहां पर ए का अमाउंट होगा उतना ही वहां पर टी का अमाउंट होगा, जितना जी का अमाउंट होगा उतना ही सी का अमाउंट होगा। इट मींस प्योरीन हमेशा पिरिमिडिन के इक्वल होगा, ये मतलब हुआ ना इसका। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा था, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन the two strand of polynucleotide chain. However, this proposition was also based on the observation of, ये अब देखिए एक नाम और आ गया, नाम आ गया एरविन चागफ, that for the double stranded DNA the ratio between, अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि जो रेशियो जो होगी किस किस के बीच की, रेशियो जो होगी एडेनाइन और थाइमिन एंड ग्वानिन और साइटोसिन की, वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट और इक्वल 1। ये लाइन काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज ध्यान रखना, जो आरएनए है वो कभी भी चार्गफ रूल को फॉलो नहीं करता है, ओनली डीएनए ही फॉलो करता है, क्योंकि वहीं पर ही बेस पेयरिंग होती है। डीएनए में ओनली वन स्ट्रैंड होता है, इसीलिए वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ आया आपको? और इन्होंने क्या कहा, ए का अमाउंट हमेशा टी के इक्वल होगा, जितना ए उतना टी, और हमेशा जी का अमाउंट हमेशा सी के इक्वल होगा। कल भी हमने बात की थी कि मान लेते कोई डीएनए है, वहां पर जो मैम हमारा, ट्रिपल बॉन्ड MgC का, हाँ जी, MgC का ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड नहीं, ये इक्वल का साइन है। हाँ वो तो है ही। मैंने कहा ना इक्वल, इक्वल टू, कि ए हमेशा टी के इक्वल होगा, जी हमेशा सी के इक्वल होगा। तो Yes, अगर ma'am. किसी भी डीएनए के अंदर एक अमाउंट मान लेते हैं 10% है, तो अगर ए 10 है तो टी भी 10 ही होगा। अब कितना बचा, 10 और 10 कितने हुए, 20, कितने बच गए, 80%। तो 40, बचा हुआ 41 80% में से कितना होगा, 40% जी होगा और 40% क्या होगा, सी होगा। समझ आ रहा है ये? Yes, ma'am. इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ये इतना इजी क्वेश्चन है चार्गफ रूल पे। आप देखोगे ना पेपर कम से कम 3-4 बार ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि एक डीएनए है, वहां पर मान लेते हैं कि वो ए का अमाउंट दे देंगे, बोलेंगे टी का, ए का अमाउंट दे दिया है, वो बोलेंगे सी का निकालो। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गया? लेकिन ध्यान रखना चार्गफ रूल। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे कौन कौन से नेम यहाँ पे पढ़े। सबसे पहले हमने नाम, अभी हम उनको समराइज भी करेंगे इसके बाद। सबसे पहला नाम हमने किया यहाँ पे फ्रेडरिक मिशर का, जिन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियन। किसका नाम दिया था, डीएनए का। उसके बाद हमने नाम पढ़ा 1953 में, कौन आए थे, जेम्स वेटसन और फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल फॉर द डीएनए। तो सेकंड नाम है ये वाला, वेटसन एंड क्रिक का। उसके बाद जो एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा है वो किसने प्रोड्यूस किया था, मॉरिस विल्कन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। तीसरा नाम ये वाला आ गया। एंड लास्ट नाम इधर आया है एरविन चागफ का, जिन्होंने क्या बताया था कि जो प्रोपोजिशन जो होती है किस किस की, ए टी की, वो क्या होती है, मतलब हमेशा इक्वल होती है, और जी और सी की भी हमेशा कांस्टेंट होगी या इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ पे 4 नाम हमने भी यहाँ पे पढ़ लिए हैं, याद होगी चारों के नाम। फ्रेडरिक मिशर 1869 में, 1953 में मिनिमम वेटसन। टाइम लगेगा इसको। नहीं कोई बात नहीं, नहीं टाइम नहीं लगेगा, ये अभी ही लर्न करना है। अभी जब थोड़ा सा बस हमें जो करना है वो कर लेंगे, इसके बाद कम से कम आप उसको 2-3 बार भी लिखोगे क्लास में ही, आपको लर्न हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज हमें ओनली स्ट्रक्चर ही करना है डीएनए का, और हमें आगे नहीं करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
अब देखिए आगे क्या बोला, द बेस पेयरिंग confers a unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. इसका मीनिंग समझ आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? काफी बार कर चुके हैं कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। Yes, ma'am. ये क्या बोल रहे हैं कि बेस पेयरिंग कैसी होगी? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड देयरफॉर if the sequence of base in one strand is known, then the sequence in other strand can be predicted. obvious सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनाती हूँ और मान लेते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ए सी जी टी ए या फिर सी, तो हमें दूसरे वाले स्ट्रैंड खुद ही पता चल जाएगा उस पर क्या इंफॉर्मेशन होगी, बताइए। यहाँ पे क्या होगा? ए के साथ क्या होगा? टी होगा। जी के साथ क्या होगा? सी C, होगा। जी के साथ यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। C, और टी के साथ क्या होगा? ए होगा। A, ए के साथ यहाँ पे क्या होगा? टी होगा। और सी के साथ क्या T, होगा? इधर जी होगा। G. सिंपल सी बात है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि बेस पेयरिंग कैसी होगी? कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो इसीलिए अगर हमें किसी भी एक स्ट्रैंड का अगर हमें सीक्वेंस पता चल जाए तो दूसरे वाले स्ट्रैंड का हम खुद ही उसको प्रोडक्ट कर लेंगे। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए। अब ये पेरेंटल डीएनए क्या है, इसको जो थोड़ा सा होल्ड पे रख दो, ये आपको बाद में समझ आएगा जब अभी हम रेप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, अगर दोनों ही पेरेंटल डीएनए की तरह एक्ट करेंगे, एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए thus produced would be identical to the parent DNA molecule. थोड़ा सा चलो इसको मैं आपको बता ही देती हूँ इस लाइन का मीनिंग क्या है। Because of this, genetic implication of the structure of DNA become very clear. अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। ऐसे हमें रेप्लिकेशन में ना जो ये लाइन यहाँ पे लिखी है उसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे डीएनए के ना 2 स्ट्रैंड है। अब जो डीएनए है, आप सेल साइकिल में पढ़ते हो कि जब इंटरफेज होता है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है, और हम क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द S फेज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। मतलब देखिए यहाँ पर जो एक डीएनए है इसकी 2 कॉपीज बन जाएगी ना, ऐसे होता है। Yes, ma'am. ये हुआ ना, यहाँ पे 1 डीएनए है, यहाँ पे 2 डीएनए हो गए, मतलब 2 कॉपीज बन गई है। कि S फेज में क्या होता है, अमाउंट जो होता है डीएनए का वो क्या होता है? डबल हो जाता है, यही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये 2 स्ट्रैंड यहाँ पर बने कैसे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बता दूं कि स्ट्रैंड कैसे बनते हैं। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे जो 2 स्ट्रैंड है ना, सबसे पहले ये क्या होते हैं, एक्चुअली वासु रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा आज, वो तो काफी बड़ा है, उसको तो टाइम लगेगा करने में। और मैम रेप्लिकेशन वैसे भी मीटिंग ओवर होने में 1 मिनट ही रहता है। लेकिन अभी आप ज्वाइन करना ना दोबारा। मैम वो तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन मतलब काफी बड़ा टॉपिक नहीं है वो, मतलब एक मीटिंग ओवर भी हो गया। तो वही कह रही हूँ, वो नहीं करना है आज, वो नहीं होगा। उससे पहले तो भी आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आएंगे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, हार्शे करेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल करेंगे, वो तो बहुत एंड में आने वाला है। उससे पहले भी काफी कुछ करना है, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहां पर जो लाइन दी गई है उसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे समझने के लिए। समझ आ रहा है वासु? यस मैम। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे देखिए डीएनए के यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, अब यहाँ पे इसको कॉपी बनानी है, मतलब यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल करना है। तो जो हमारे पास ये डीएनए की जो स्ट्रैंड होते हैं ना, सबसे पहले